नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और यह अपना पॉलिटिकल पॉइंट। राजनीति विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए, और आज के युग में आप अच्छी तरीके से जानते हैं बदलते पैटर्न के हिसाब से पढ़ा नहीं जाए तो रिजल्ट हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ऐसे पढ़िए कि पढ़ी हुई बात समझ में आ जाए, नॉलेज का गैप नहीं रहे। और दूसरी बात, जब पेपर आए तो पेपर आप सिस्टमेटिक ढंग से आराम से कर सकें बिना किसी तनाव के। ये बहुत ज़रूरी बात है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बेसिक चीज़ पढ़ाएं वो बेसिक लेवल से पढ़ाएं और पूरी तरीके से जैसा सिस्टम है वैसा पढ़ाएं। अपने हिसाब से तुकबाजी करने से बचें। पॉलिटिकल साइंस में तुक्के नहीं चलते, कभी नहीं चलते, और इसमें अनुमान भी बहुत कम लगाना चाहिए, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि नहीं के बराबर लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों की बात हमारी चल रही थी। एक मैंने बीच में संसदीय समितियों की कुछ बात आपसे कही थी कि क्या होती है। अब यहाँ ये मत समझिए कि सब संसदीय परामर्शदात्री समितियां आपने जो कही है वो संसद की है, वो विधान सभा की है। मैं आपसे विधानसभा इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ पर एक ही सदन है। दोनों सदन होते तो दोनों के अलग अलग प्रक्रिया नियम होते। हमारा संविधान जो है, क्योंकि मूल बात संविधान है, बेसिक लॉ, सुप्रीम लॉ जिसको बोलते हैं, आधारभूत कानून जिसको कहते हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। विधानमंडल को भी उसके अधीन रहकर काम करना पड़ता है, और पार्लियामेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और एग्जीक्यूटिव को भी। जितने भी सरकार के अंग हैं वो संविधान के अनुसार काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, न कि संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, और न कि अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत काम करता है। संविधान का एक अनुच्छेद है, बहुत सिंपल चीज, में सीधा टॉपिक से बात करूं। संविधान का एक आर्टिकल है विद्यार्थियों, आर्टिकल 208। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि विधानमंडल का कोई भी सदन जो है अपनी प्रक्रिया के कार्य संचालन के विनियमन के लिए, अपनी प्रक्रिया के कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। ये पावर दे रहा है, इसके लिए क्या बना सकेगा? नियम बना सकेगा। पार्लियामेंट भी बनाती है और विधानमंडल भी बनाते हैं। और विधानमंडल या विधानमंडल का कोई सदन, विधानमंडल का कोई सदन का मतलब ये कि विधान परिषद है तो विधानसभा परिषद अपनी प्रक्रिया नियम बनाएगी और विधानसभा अपने प्रक्रिया नियम बनाएगी। हमारे यहाँ पर आपको पता है कि सदन के अंदर केवल विधानमंडल में एक ही सदन है। विधानमंडल स्टार्ट से ही विधानमंडल हमारा जो है वो एक सदनीय है, और एक सदनीय में अनिवार्य सदन है, सीधी सी बात है राज्य के अंदर, वो है विधानसभा। विधान परिषद होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। राजस्थान की विधानसभा ने, जब राजस्थान बना, वर्तमान स्वरूप 1956 में आया, उस समय विद्यार्थियों पहली बार नियम बनाए, अपने नियम। किसने? विधानसभा खुद ने नियम बनाए 1956 में।
ये पहली बार नियम बने थे, मैं बताऊं आपको पहली बार नियम कब बने। तो फर्स्ट टाइम नियम बना है 1956 में। आज जो अपन नियम पढ़ रहे हैं या जो संस्करण पढ़ रहे हैं वो नियमों का विद्यार्थियों 14वां संस्करण है। जो 2014 में बनाया गया और उसी सिस्टम से चल रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कोई बड़े चेंजेस नहीं है। आपको बता दूं इसमें अमेंडमेंट, इसके संस्करण को, इसको जैसे अमेंड कहते हैं ना, वैसे अमेंडेड है ये समझिए आप। चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं, वो चेंजेस जो हैं इसमें, क्योंकि जब कानून होता है तो हम उसमें कहते हैं संशोधन किए गए। ये संशोधन नहीं, ये नियम है। नियम का मतलब यह है कि ये वो कानून नहीं है, ये कानून नहीं है, ये जो संविधान है उस संविधान की पालन करते हुए नियम बनाए गए। संविधान में लिखा हुआ है कि विधानमंडल का सत्र कैसे बुलाएंगे, सत्र है, सत्रावसान है, विघटन है, लिख दिया 174 में। तो सत्र बुलाएगा कौन, बुलाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे बैठेगा, कितने सत्र होंगे, किस प्रकार। उस संविधान ने तो ये लिख दिया 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता, पर ये थोड़ा ही लिखा है भाई। 174 का एक ये कहता है कि 2 सत्रों के बीच का सत्र अवकाश 6 माह से ज्यादा ना हो, पर ये थोड़ा ही लिखा है कि भाई सत्र बुलाने का तरीका क्या रहेगा, सत्र बैठेंगे कैसे, कार्रवाई का संचालन कैसे करेंगे। ये सब बातें इन नियमों में तय है जो इसके अनुकूल है, जो विधानमंडल को पावर दिए गए हैं उसके अनुकूल वो ये काम करते हैं। ये संस्करण जारी हो गया। इसके अंदर यह है कि विधानमंडल के अंदर कौन कौन सी कमेटियां होगी। अब हमारे यहाँ विधानसभा ही है, तो विधानसभा में कौन कौन सी कमेटियां होगी। 2 प्रकार की कमेटियां होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होता है विद्यार्थी एड हॉक कमेटी। आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था, एक होती है स्टैंडिंग और एक होता है एड हॉक। आगे हम एक एक की बात करनी पड़ेगी हमारे को। ये टोटल कमेटियां कितनी हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर ये कमेटियां विद्यार्थियों 22, जिसमें इस कमेटियों में 18 कमेटियां सदन की है और 4 कमेटियां फाइनेंस कमेटियां हैं। 4 है फाइनेंस कमेटियां, यहां ध्यान रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 होती है, एक होती है लोक लेखा समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति और एक होती है सरकारी उपक्रम समिति। हमारे यहाँ ये फर्क है फाइनेंस कमेटीज में कि विद्यार्थियों प्राक्कलन कमेटी 2 हैं। मैंने आपसे कहा था, पिछली एक क्लास ली उसके अंदर कि प्राक्कलन कमेटी 1 और प्राक्कलन कमेटी 2, ये अपन बात करेंगे, फाइनेंस कमेटियों की बात करेंगे। आपको पता है इन कमेटियों के सदस्यों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है सदन से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से, ऐसे होता है। और जो लोक लेखा समिति है उसके आपको पता है कि विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष का नेता जो होता है, कौन है राजस्थान में विपक्ष का नेता हमारे, वो इसका अध्यक्ष होता है। अब जूली साहब का नाम याद नहीं है आपको, तो फिर तो भाई सीधी सी बात है, हम प्रैक्टिकल बहुत कम हैं, तो हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। और इस कमेटी में एक कमेटी होती है जिसको कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विधानमंडल के नियमों के अंदर और कार्रवाई संचालन में। इसकी कार्रवाई संचालन में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है विद्यार्थियों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और जिसका अध्यक्ष होता है वो पदेन विधानसभा का अध्यक्ष होता है। हम ये बातें एक एक देखेंगे तब पता चलेगा, मगर पहले अपन बात करें कि ये 1956 में राजस्थान के अंदर जो बनाई गई थे नियम, इसको कहते हैं राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम। नाम क्या है? राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम। बेसिक चीज समझ में आ गई। प्रक्रिया नियम बनाने का पावर कौन सा अनुच्छेद दे रहा है? ये विधानसभा ने अपने प्रक्रिया नियम बनाए, कब बनाए, अब कौन सा संस्करण चल रहा है, ये चीजें अब ये सोच रहे होंगे कि पासबुकों से पढ़ लेंगे आज के युग की, तो बड़ा टेढ़ा काम है। और मेरा ये मानना है कि वैसी पासबुकें लिखने वाले लोग अभी रहे ही नहीं। ऑब्जेक्टिव पास करके आते हैं, ऑब्जेक्टिव तरीके से ज़िंदगी निकाली हुई है,
ऑब्जेक्टिव पढ़कर ही काम चलाया हुआ है, उन लोगों के ये बस की बात नहीं रहती। नाटक भले ही वो हमसे ज़्यादा कर लेते हैं, मास्टर है, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाने वाला आदमी को ये ध्यान रखना होता है कि उसके केंद्र में विद्यार्थी होना चाहिए, ना कि स्वयं का नॉलेज होना चाहिए। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये दावा कर दूं कि मेरे केंद्र में केवल विद्यार्थी है। मैं केवल ये कहता हूं कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि विद्यार्थी को ये बात समझ में आ जाए कि होता क्या है, विधानसभा प्रक्रिया नियम कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब विधानसभा प्रक्रिया नियमों में हम बात करेंगे। अभी आज की क्लास हमारी रहेगी राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के स्टूडेंट मुझे कहते हैं साहब छोटे बहुत लिखते हो, पर अब आदत है, कोशिश कर रहा हूं चेंज होने की, धीरे चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी आपको जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, यदि आप इतना लिख देंगे तो मेरा ये मानना है कि काम हो जाएगा। अब थोड़ी चीज समझते हैं क्या है प्रक्रिया नियम। राजस्थान का क्या मतलब है? राजस्थान का मतलब यह है जो 1956 में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आया, वो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान का मतलब यह है। अब इससे ज़्यादा राजस्थान का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ा रहा था, तब मैंने यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा था, तब बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। दूसरा, आप विधानसभा क्या है? आप कहोगे साहब इतनी क्यों मजाक कर रहे हैं, विधानसभा क्या है? हमें पता ही है विधानसभा का मतलब विधानसभा है ना। विधानसभा का मतलब है विधान मंडल का निम्न सदन। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी ठीक ही है, मगर इसमें आता क्या है? जो हम विधानसभा के प्रक्रिया नियमों को पढ़ रहे हैं, तो विधानसभा के इस प्रक्रिया नियमों की टेरिटरी क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ये लागू कहां होंगे? तो लागू होंगे विद्यार्थियों इस सदन के भवन जो बना हुआ है, देखा है ना आपने, नया भवन जो हमारी विधानसभा का बना हुआ है, इसके अंदर, इसके साथ बाहर बाउंड्री बनी हुई है, चार दीवारी, चार दीवारी के ऊपर लगा हुआ तार जो है, ऊपर जो रेलिंग लगी हुई है, वो पूरी की पूरी रेलिंग, और उसके साथ जो खुला परिसर पड़ा हुआ है, बाहर का खुला परिसर, गार्डन वगैरह वगैरह जो पड़े हुए हैं, जहां पर बाहर अपन खड़े रहते हैं, जो सामान्य आदमी जाते हैं वो खड़े रहते हैं, ये सभी स्थान विद्यार्थियों विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, प्रक्रिया नियमों से संचालित होते हैं। गार्डन में भी कौन बैठेगा, बाहर चार दीवारी में कौन प्रवेश करेगा, ये सब तय विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा के अध्यक्ष के पास इसके संबंध में पावर होते हैं। इसके साथ उसके पास ये भी पावर होता है कि जो स्थान वो निर्दिष्ट कर दे, निर्दिष्ट करने का मतलब क्या है कि वो ये चाहता है कि साहब विधानसभा की एक बैठक वहां हो, और यदि वो कहीं बैठक कर लेता है, बैठता है, तो विद्यार्थियों फिर वहां पर आपको बता देता हूं उसका क्षेत्र चलेगा, वो घोषित करके बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरी के पूरी व्यवस्था जो करता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है। अब दूसरी मैं बताऊं, इसका हेड जो होता है सदन का, उसको बोलते हैं अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, देवनानी साहब बोलते हैं जिसको जनरली। अब इनके साथ में एक इनका सेक्रेटरी होता है, जिसको कहा जाता है विद्यार्थियों प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या मैं कहूं प्रमुख सचिव। ये प्रमुख सचिव जो है ये एक सिविल ऑफिसर होता है, और जब ये प्रमुख सचिव बन जाता है तो क्लियर बात है, फिर विधानसभा के ये जो प्रशासनिक हेड जो हैं, जैसे लोकसभा का महासचिव होता है, वैसे यहां पर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ध्यान रखिए, प्रमुख सचिव का मतलब चीफ सेक्रेटरी नहीं है, मुख्य सचिव नहीं है, इसका मतलब है प्रमुख सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, ये इसका ये होता है। इसके साथ इस सदन का एक नेता होता है, जिसको बोलते हैं सदन का नेता। ये बड़ी सिंपल चीजें हैं, बड़ी ऑब्जेक्टिव बात है, ये कोई ऐसी नहीं है कि भाई आपको याद नहीं है या मुझे पता नहीं है। कौन होता है सदन का नेता? सदन का नेता का मतलब है विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उसका नेता, सदन का सदस्य वो होना चाहिए, सदन का वो सदस्य होना चाहिए।
अर्थात जनरली जो सदन का नेता होता है विधानसभा का वो होता है मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही सदन है, तो मुख्यमंत्री होता है, ये सदन का नेता होता है। अब आप कहेंगे हो सकता है मुख्यमंत्री सदन का सदस्य नहीं हो, बिना सदन के सदस्य बने कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? बन सकता है, 6 महीने के लिए तो बन ही सकता है। 6 महीने के अंदर उसे सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। तो वो मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा वह मंत्री, कोई मंत्री, मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री हो सकता है जो कि सदन का सदस्य है, सदन का सदस्य है और जिसे सीएम मनोनीत करे। जिसका मनोनयन कौन करता है? सीएम द्वारा मनोनीत किया गया वो सदन का, या तो मुख्यमंत्री या वो मंत्री जो सदन का सदस्य है और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत है, वो सदन का नेता होगा। क्लियर? सदन का नेता होने के लिए पार्टी का नहीं नेता कह रहा हूं, पार्टी का नेता नहीं कह रहा हूं, बहुमत। मुख्यमंत्री कौन होता है? आप कहेंगे साहब मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ये सदन का नेता हो सकता है, जनरली आपको पता ही हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, जो विधानसभा के चुनाव में जो बहुमत दल का नेता है, मुख्यमंत्री जो है वो बहुमत दल का नेता होता है। वो विधायक होना जरूरी नहीं है, 6 महीने तो बिना विधायक के भी मुख्यमंत्री रह सकता है, उसको कौन हटाने वाला? तो यहां जो मैं बात कह रहा हूं ये ध्यान रखने वाली बात है कि सदन का नेता मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी मनोनीत मंत्री जो सदन का सदस्य है वो सदन का नेता होता है। ठीक बात है। ये बड़ी मतलब कोई मैं प्रक्रिया नियम नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी केवल मीनिंग बता रहा हूं। जब अपन बात करेंगे तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है। अब दूसरी बात, इसके साथ एक होता है विपक्ष का नेता। राजस्थान में आपको पता है प्रारंभ से ही विपक्ष बहुत मजबूत रहा है, बीच में जरूर कमजोर हुआ है। 1977 के चुनाव के अंदर आपको पता है अच्छी तरीके से कि बीजेपी रिकॉर्ड वोटों पे चली गई थी। जनता दल जो हुआ करता था, जनता पार्टी जो होती थी वो रिकॉर्ड में चली गई थी और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आ रही थी इमरजेंसी के कारण हमारे यहाँ पर। और भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय रिकॉर्ड सीट थी भैरव सिंह जी के पास। 80 में भले ही वो राष्ट्रपति साहब, अलग बात है, वो हम कभी बात करेंगे जब करेंगे। विपक्ष के नेता का मतलब क्या है? विपक्ष के मतलब नेता का मतलब है सरकार को छोड़कर, जिसके पास बहुमत था वो तो सरकार ने बना दिया, उसको छोड़ दो, सरकार को छोड़कर विधानसभा में बड़ा दल, जो सरकार में नहीं, बहुमत है वो तो सरकार में हो गया, वो सदन का नेता। विपक्ष का मतलब सरकार को छोड़ दें, बीजेपी को छोड़ दें, तो बीजेपी को छोड़कर राजस्थान की विधानसभा में दूसरा बड़ा दल कौन सा है, उसका जो नेता है, बड़े दल का नेता है, वो क्या होगा? विपक्ष का नेता होगा। अभी मैंने कहा विपक्ष का नेता जैसे प्रेजेंट टाइम में कौन है? जूली साहब है। अब एक आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, कितना बड़ा दल साहब? इसमें एक कायदा है विद्यार्थियों कि बड़ा इतना कि सदन के सदस्यों के, सदन के कुल सदस्यों के 1/10 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात गण पूर्ति से ज्यादा सदस्य होने चाहिए। विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए जरूरी है कि उसके पास कम से कम 10% सदस्य हो, अर्थात गण पूर्ति से, देखो शब्दावली बहुत अच्छे से समझिए, गण पूर्ति यानी 1/10, गण पूर्ति से ज्यादा है सदस्य तो विपक्ष के दल के नेता बनेगा। ये निर्धारित संख्या है, इतने होने चाहिए, अर्थात 20 से कम विधायक हैं तो विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। मान्यता कौन देगा? विधानसभा का अध्यक्ष। यह मान्यता देगा
कि ये विपक्ष के नेता है, वो विपक्ष का नेता होगा। ठीक बात है, समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम तो कैसे नहीं। अब एक सवाल करता हूं मैं। मान लीजिए दो पार्टियां हैं, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक है, कोई ऐतराज तो नहीं है ना किसी को? विपक्ष के नेता से तो किसी को ऐतराज ही नहीं है, इससे तो सरकार भी खुश है ना? यहाँ सरकार बनाने में किसी को ऐतराज हो सकता है कि साहब आप अपनी मर्जी से सरकारें कैसे बना देते हैं। मैं यानी एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, विद्यार्थी के दिमाग में बैठ जाए इस बात को। मान लीजिए कांग्रेस को भी 25 सीट मिली और बसपा को भी 25 मिल गई। दोनों को 1/10 से ज्यादा है, 1/10 गण पूर्ति या से ज्यादा संख्या है, अर्थात दोनों ही दल विपक्ष के दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने में। इसमें मान लीजिए बसपा को 24 मिली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया सरकार को छोड़कर विधानसभा का बड़ा दल। मान लीजिए दोनों को ही 25-25 से मिली, मे बी पॉसिबल। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को कोई वर्तमान स्थिति थोड़ी देखनी है, उसको तो यह भी देखना है, युक्ति संगतता, लॉजिक भी लगाना है कि ऐसा हो जाए तो। और आज के युग में संभव भी है, क्लियर बात है। पेपर इसलिए तो अपन ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम केवल इतना छोड़ के पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर मामला खत्म। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। आज के युग में छोरे कहते हैं साहब पेपर बहुत हार्ड बनता है, हार्ड नहीं बनता है। आप प्रैक्टिकली उसको दिमाग में जहन में रखो, कुछ चीजें तो अपने रखिए कि हाँ ये बात है। और आप अपने शिक्षक से सवाल भी नहीं पूछते भाई साहब, मैंने देखा है, जाते हैं चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, तालियां बजाते हैं। अरे भाई साहब ऑडियंस मत बनो, स्टूडेंट बनो। आप ऑडियंस बन जाते हैं और ऑडियंस कभी भी सफल नहीं होते। ऑडियंस केवल लोकतंत्र में ताली बजाने वाले होते हैं, डेमोगोग भाषण देते हैं और डेमोगोग के भाषण पर तालियां बजाने के सिवाय वो कुछ नहीं कर पाते। वाकपटु लोग अपनी वाकपटुता में उसे फंसाते हैं और काम उसका तमाम होता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अंधभक्त देखे हैं, जो डूब जाने के बाद में भी सैल्यूट। हमारे देश में लोकतंत्र की सफलता का मूल कारण यह है कि ऐसे ऐसे लोग जो है भक्त हैं। कहीं पर भी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप और उस परवरदिगार की जिसको आप मानते हैं, उस खुदा की, अल्लाह की, ईश्वर की, जो आपका है, जो आपको लगता है कि एक ऐसी प्राकृतिक ताकत है जो आपको ताकत दे रही है, उसको छोड़कर किसी की भक्ति मत करो। माँ बाप की करना, क्योंकि उससे बड़ा भगवान नहीं है। और सेकंड नंबर पर भगवान रखना, पहले माँ बाप फिर भगवान, और थर्ड नंबर पर रखो तो अपने को रखना। इसके सिवाय कभी किसी को बीच में रखने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं है, क्योंकि पहले शिक्षक आता था, आजकल शिक्षक हो गए धंधे वाले। मेरे अब ये मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई शिक्षक का काम थोड़ा ही कर रहा हूं, बिजनेस। क्लियर बात है, इसमें स्वीकार करने में कौन सी बात है? लोग स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने आप को ऐसे गुरु बने हुए, पंडित बने हुए आशीर्वाद देते मैं देखता हूं, मुझे लगता है यार क्यों इन लोगों को फंसा रहे हैं? बाबे क्यों बन के जिंदगी जी रहे? नहीं है, बहुत जरूरी बात है। और जिस दिन आपने बोलना सीख लिया, जिस दिन आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए, उस दिन विद्यार्थियों काम हो जाएगा, इन शिक्षक सबका। इसलिए सवाल पूछना सीख लो। सवाल, सर ऐसे क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो जाए तो, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए तो, ये हो जाए तो क्या करोगे? तो वो सामने वाला अपने आप कह देगा हाँ। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर, इसमें थोड़ा सा चीजें टेक्निकली आगे बढ़ते हैं, नहीं तो धीरे बहुत चल रहे हैं। ये जो नेता है, ये दोनों बराबर सीटें आई, कैसे निर्धारित करोगे? तो निर्धारण का यह तरीका है कि इनमें से चुनाव में वोट ज्यादा किसको मिला, चुनाव में मत ज्यादा किसको मिले, किसको मिले? कांग्रेस को मिले तो कांग्रेस को मान्यता मिल जाएगी, और बसपा को मिलेगा तो बसपा को मिल जाएगी। मे बी पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और भी हो सकता है, चुनाव में वोट भी बराबर मिले। ऐसा बड़ा रेयर केस हो सकता है, मगर हो तो सकता ही है। यदि ऐसा हो गया कि उसे बराबर वोट मिले, वहां पर भी
चुनाव के अंदर भी बराबर वोट मिले तो क्या होगा? तो विद्यार्थियों, ये मत कह देना लॉटरी निकाल देंगे, ना, लॉटरी नहीं। तो फिर वैकल्पिक रूप से पद धारण करेंगे, वैकल्पिक रूप से पद धारण लिख देना ऐसा। आप ये चीजें मैं बोर्ड में लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हैं। तो वैकल्पिक रूप से पद धारण करेंगे, यदि एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसे पद धारण करेगा। सत्र के हिसाब से चेंज होते रहेंगे कि भाई इस सत्र में तू कर ले, अगले में विपक्ष का नेता मैं, इसमें मैं, इसमें अगला। आप कहोगे साहब पहले कौन करेगा? पहले भी तो लड़ सकते हैं कि पहले मैं करूंगा, ये भी तो हो सकता है। ऐसे तो सरकारें गिर गई, यूपी की सरकार मायावती और बीजेपी ने बनाई थी, क्या हुआ था पता नहीं है? ऐसा तो बहुत बार होता है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, वो तो अब चला ही गया। तो यदि ऐसा होगा तो पहले कौन करेगा, इसका तय विद्यार्थियों लॉटरी से होगा कि पद धारण का क्रम क्या रहेगा। वैकल्पिक पद धारण करेंगे, मगर क्रम जो रहेगा वो क्रम निर्धारण जो है वो लॉटरी से करेंगे, वो लॉटरी निकाल करेंगे, वे पहले तुम बाद में तुम। तो क्या हुआ देखें, विपक्ष का नेता कौन बनेगा? जो बड़ा दल है, और बड़े दल के पास 1/10 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। और यदि मान लीजिए इसको कौन विपक्ष के नेता को मान्यता देता है? विधानसभा का अध्यक्ष। विपक्ष के नेता में मान लीजिए बराबर सीटें आ गई तो कौन करेगा? जिसको चुनाव में मत ज्यादा मिले हैं वो करेगा। ऐसा हुआ नहीं है, मैं आपको बता दूं, मगर हो जाए तो। यदि मत भी बराबर मिले हैं तो वैकल्पिक रूप से पद धारण करेंगे। वैकल्प का पद कैसे तय करोगे? तो लॉटरी द्वारा तय करेंगे कि भाई ये पहले अध्यक्ष तक विपक्ष के नेता के रूप में बैठेगा। ये बात आप कहेंगे साहब ये ऐसा है क्या? ये विद्यार्थियों, विपक्ष का नेता सदन के अंदर दूसरा बड़ा पद है। सदन के नेता के बाद में यह विपक्ष का नेता बैठता है, यह मंत्री का दर्जा रखता है। इनको वो सुविधाएं मिलती है जो मंत्री को सुविधाएं मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, ये आप ये मत सोचिए। ये वेटिंग गवर्नमेंट है, ये सरकार बनाएगा आने वाले टाइम में, और ये सरकार में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन बातों को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तब आपका काम बहुत अच्छे से होगा, अन्यथा नहीं हो पाता है। अब इससे आगे कुछ बातें, और यहां मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर। अब अपन थोड़ी सी अगली बात करते हैं। विधानसभा के प्रक्रिया के अंदर हम सब जानते हैं, सिंपल सी चीज है कि कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखता है या कोई संकल्प रखता है या कोई विधेयक रखता है, या तो प्रस्ताव रखते हैं, संकल्प रखते हैं। मैं बात करूंगा प्रस्ताव कैसे है, मोशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या है, ये भी बात अपन करेंगे। मगर जनरली कोई किसी को कोई सवाल रखना या कोई प्रस्ताव रखना, तो जो प्रस्ताव रखने वाला होता है, जो संकल्प को रखने वाला होता है, उसको कहते हैं विद्यार्थियों प्रभारी सदस्य। ये प्रभारी सदस्य हर जगह, मैं जब तारांकित की बात करूंगा तब भी आपसे करूंगा कि कौन पूरक प्रश्न पूछ सकता है, कौन 2 पूछ सकता है, कौन 1 पूछ सकता है। ये बड़ी मतलब सिंपल चीजें हैं, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है। प्रभारी सदस्य का मतलब क्या है? जो संकल्प या प्रस्ताव को प्रस्तावित करता है, जो संकल्प या प्रस्ताव को प्रस्तावित करता है, उसको कहते हैं प्रभारी सदस्य। यदि ये प्रभारी सदस्य विधेयक के मामले में कोई बिल का मतलब होता है कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव, कानून नहीं है, ये प्रस्ताव है। किसके लिए? कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष को हटाना, तो कैसे हटाएंगे? संकल्प के माध्यम से। उसके लिए संकल्प लाया जाएगा, रिजोल्यूशन लाया जाएगा, प्रस्ताव लाए। जो कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव है, कानून है नहीं, कानून नहीं है, कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव, या मैं आपसे कहूं खाका, कानून का खाका जो है
मसौदा जो है, कानून का जो मसौदा है, उस मसौदे को जो विधानसभा में रखा जाता है, तो कानून तो विधानसभा से पास होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। तो जो विधेयक लाया जाएगा, उस विधेयक कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको बोलते हैं विधेयक। ये विधेयक यदि मान लीजिए कोई मंत्री रखता है, कोई मंत्री का मतलब समझ गए, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जैसा भी कोई मंत्री, कोई मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं विधेयक का प्रभारी सदस्य। और यदि ये मंत्री है तो विद्यार्थियों उस विधेयक को बोलते हैं सरकारी विधेयक। एक बात यहां स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि जिसकी सरकार है उसका कोई रखे तो सरकारी, ना, कोई मंत्री रखे, सरकार का मतलब मंत्री परिषद से है। और मंत्री, क्योंकि आपको मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार एक कमेटी होती है, सरकार एक समिति होती है, सरकार एक व्यक्ति की नहीं होती। एक व्यक्ति सरकार का मुखिया होता है, जैसे भजनलाल गवर्नमेंट। ये बहुत संकीर्ण परिभाषा है कि भजनलाल जी इस जो कैबिनेट है या जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, इसके मुखिया है, सरकार के मुखिया है, सरकार भजनलाल नहीं है। अन्यथा नहीं लेना, मैं एक बार समझाने के लिए बात कर रहा हूं, नहीं सर आपने ऐसे कैसे कह दिया सरकार नहीं है। सरकार का मतलब यह है मंत्री परिषद एक समिति जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार एक समिति होती है, और उस समिति के अंदर का कोई सदस्य यदि विधेयक रखता है, यानी मंत्री रखता है, तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है। और यदि ये कोई मंत्री नहीं रखकर सदस्य रखता है, सदस्य जो मंत्री नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है यहां, जो मंत्री नहीं है, तो उसको बोलते हैं विद्यार्थियों गैर सरकारी विधेयक। हमारे राजस्थान में, हम राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम पढ़ रहे हैं, और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में महीने में केवल 2 दिन जो है वो गैर सरकारी विधेयकों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जो समय समय पर तय किए जाते हैं, वो माने जाते हैं, ठीक है ना। इसमें ये होता है, और सरकारी जो विधेयक है ये। अब एक और है, सर प्रस्ताव क्या है, मूल प्रस्ताव क्या है। मूल प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि जो स्वतः पूर्ण प्रस्तावना है उसको कहते हैं विद्यार्थियों मूल प्रस्ताव, जो सभा की स्वीकृति के लिए रखा गया। प्रस्ताव पर जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, अमेंड के लिए रखे जाते हैं, उसको कहते हैं संशोधन प्रस्ताव। उसके ऊपर जो प्रस्ताव रखते हैं उसको कहते हैं पूरक प्रस्ताव। ऐसे होते हैं, मगर इसको ज्यादा अपने को टेक्निकल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आपको कोई विधानसभा में कार्रवाई में तो हिस्सा लेना नहीं है, मगर यह है कि कार्रवाई का पता आपके जहन में बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब आप ठीक तरीके से कर पाते हैं। एक और मैं थोड़ी सी ये टेक्निकल शब्दावलियां पहले यूज कर लें अपन, तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। विधानसभा के अंदर विधानसभा का अपना एक समाचार है, पत्र है, जिसको बोलते हैं विधानसभा समाचार। बड़ा टेक्निकल शब्द नहीं है, मगर पढ़ने वाला ध्यान रखता है। जैसे बुलेटिन हरेक का निकलता है, सरकार का शासकीय पत्र निकलता है, राजपत्र, गजट बोलते हैं जिसको आप, वैसे के वैसे विधानसभा के समाचार निकलते हैं, विधेयकों के लिए, बैठक बुलाने के लिए, बैठक की कार्रवाई से संबंधित, सभा की कार्रवाई से संबंधित, समितियों के कार्यों से संबंधित, ऐसे होते। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके विद्यार्थियों 2 भाग होते हैं। विधानसभा समाचार जो हैं 2 बुलेटिन निकलते हैं, अलग अलग बुलेटिन है। जो बुलेटिन फर्स्ट है, फर्स्ट बुलेटिन है, उसमें सभा की प्रत्येक बैठक की कार्रवाई का संक्षेप विवरण होता है। बैठक की, प्रत्येक बैठक की कार्रवाई का जो संक्षिप्त अभिलेख है, जो संक्षिप्त रूप से जो विवरण है या अभिलेख है, उसको हम कहते हैं विद्यार्थियों फर्स्ट बुलेटिन। और जो सभा से रिलेटेड और समितियों से रिलेटेड जो कार्रवाई है, कितनी समितियां हैं, मैंने आपसे कहा स्थायी समितियां हैं 22, उसमें 4 है वित्तीय समितियां, स्थायी समितियां, वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां स्टैंडिंग कमेटीज हैं,
ये ध्यान रखिएगा, 4 वित्तीय समितियां हैं। तो सभा और सभा की समितियों के कार्यों के बारे में जो विवरण छपता है, ये विद्यार्थियों बुलेटिन 2 में छपता है। इसको कहते हैं बुलेटिन फर्स्ट, इसको कहते हैं बुलेटिन 2। ये आपको रटने से याद नहीं होते, ध्यान रख लोगे, सामने सवाल आएगा तब आप उत्तर दे दें कि साहब बुलेटिन फर्स्ट क्या है, बुलेटिन सेकंड क्या है। और बड़े सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, बड़े साधारण। मैंने देखा कई बार पूछा गया, विपक्ष सदन का नेता कौन है। आजकल वाक्य क्या है, बड़े 3-4 पूछते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा वाक्य सही है, ये पूछ लेते हैं। और उस समय विद्यार्थी को ध्यान रहता नहीं, वो कहता है ये तो लिखा हुआ ही नहीं था, उस पासबुक में नहीं लिखा, जो गाइड है, मैं गाइडों के नाम नहीं लूंगा, ऐड हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा गाइड के नाम नहीं लेता किसी के। मगर मैं देखता हूँ ऐसे, वो मतलब ऐसे लिखा हुआ है, आप मैं वो पढ़ लूँ ना, सच बात बताऊँ आपको, तो मैं भूल जाऊँ सब, कार्रवाई खुद ही डिस्टर्ब हो जाए पूरी। और इतनी सारी शब्दावली गलत यूज करते हैं कि स्टूडेंट को रटने के सिवाय कोई उसके पास विकल्प नहीं। इसलिए मेरी ये सोच है कि आप हर चीज को थोड़ी थोड़ी बातों को समझो, ज्यादा लिखने पर जोर मत दो। लिखने के लिए एक लाइन है, और आपको देखो ये जो लिखा है, ये लाइन प्रभारी सदस्य यानी संकल्प प्रस्ताव को प्रस्तावित करने वाला, इट्स ओके, कंप्लीट मीनिंग है। ऑब्जेक्टिव में ये मीनिंग अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, कंप्लीट मीनिंग है। इसमें यह मत सोचिए कि सर ने समझाने के लिए ऐसी बात की, मीनिंग है अपने आप में। क्योंकि पढ़ाने वाले को यदि वो सही पढ़ाएगा और सिस्टमेटिक पढ़ाएगा तो भी उतना ही टाइम लगना है, ज्यादा ठीक रहेगा। और ऐसे ही बातें इधर के उधर ठोक के ऑब्जेक्टिव रटाने का काम करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा। तो ये जनरली ध्यान रखिए। अब हम विधानसभा के संबंध में कुछ बातें, विधानसभा परिसर क्या है, सदन का नेता कौन है, सदन का विपक्ष का नेता कौन है, प्रभारी सदस्य कौन होता है, विधेयक कैसे आएंगे। विधेयकों की बात हम अगली क्लास में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे विधान संबंधी लेजिस्लेचर अलग पार्ट के रूप में करेंगे, ये बात करेंगे। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये विद्यार्थियों रूल 2 की बातें हैं। ये रूल 2 में मीनिंग्स होती है, और ये मीनिंग्स है इस रूल के अंदर कि विपक्ष का नेता कौन है, प्रभारी सदस्य कौन है। ये रूल 2 है ना, रूल 2 के अंदर मीनिंग्स है, उसमें है। अब हम जनरली बात करते हैं, सीधे आते हैं कार्रवाई पर। सदन की कार्रवाई कैसे शुरू होती है? सदन की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई के लिए जरूरी यह है कि सदन को आह्वान करना पड़ता है। सबसे पहले तो सदन को बुलाना पड़ेगा, सदन को आहूत करना पड़ेगा, यानी सत्र आहूत करना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्लियर बात है, आप अच्छी तरीके जानते हैं। आर्टिकल 174 में ये लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं लिखूंगा, वहां लिखूंगा आर्टिकल, यहां लिखूंगा रूल। तो आर्टिकल जो है 174 का 1 जो है वो ये सत्र की बात करता है कि राज्यपाल जो है वो सत्र बुलाएगा, आहूत करेगा, राज्यपाल बुलाएगा। इसके लिए कौन बुलाएगा, आहूत करेगा? राज्यपाल। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, राज्यपाल आहूत करेगा। और इसमें राज्यपाल को यह ध्यान रखना होता है कि 2 सत्रों के बीच का अंतराल, संविधान क्या कह रहा है, 2 सत्रों में अंतराल कितने से ज्यादा नहीं होगा। इस अंतराल को विद्यार्थियों एक शब्द यूज किया जाता है, सत्र अवकाश। ये कितने से ज्यादा नहीं होगा, 6 माह से ज्यादा नहीं, 6 माह से। एक बात यहां ध्यान रखना है, यदि विधानसभा भंग है तो वहां ये रूल लागू नहीं होता। विधानसभा भंग हो, आपके कईयों के दिमाग में विचार आ रहा है कि साहब विधानसभा भंग हो, जब राष्ट्रपति शासन लगाया तब क्या हुआ, ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्रपति शासन जब वहां रहा 11 महीने रहा 1992 में, तब कैसे चला साहब। ये बातें आपके जहन में आती है। मैं आपको बता दूं, ये कार्रवाई नियम जो चलते हैं जब विधानसभा चल रही है, विधानसभा अस्तित्व में, विधानसभा अस्तित्व में नहीं है तो 6 महीने वाली शर्त काम नहीं करती है। कैसे बुलाते, अब इसके हिसाब से रूल बनाए गए। रूल क्या है, रूल नंबर 3, मैं ये 3 ऐसे लिख रहा हूं जनरली, मैं ये केवल ये समझाना चाह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो रूल बनाए हैं वो क्या कहते हैं।
रूल ये कहता है कि विधानसभा के यदि सत्र को बुलाना है तो जो प्रमुख सचिव है, विधानसभा का जो प्रमुख सचिव है, वो प्रत्येक सदस्य को तिथि समय की सूचना देगा। कौन देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्येक सदस्य किसके? एमएलए को सूचना देगा। किसका देगा? समय, किस समय बुलाई जाएगी, स्थान कहां बुलाया जाएगा, कहां पर बैठेंगे, किस तारीख को बैठेगी, तिथि, इसकी इंफॉर्मेशन प्रत्येक सदस्य को देगा, सूचना देगा। कौन सी सूची, तिथि कौन सी है, सभा बुलाने की नियत, ये स्थान समय तय किसने किया? जैसा राज्यपाल ने नियत किया है, जो राज्यपाल द्वारा नियत है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, राज्यपाल इस बात की उनको इंफॉर्मेशन भेजेगा मुख्य सचिव को कि देखो इस तारीख को सत्र बुलाया जाए। प्रमुख सचिव प्रत्येक सदस्य को यह सूचना देगा कि राज्यपाल ने इस तारीख को सभा को आहूत किया है, सत्र को बुलाया है, सत्र का आह्वान किया है। आह्वान कह दो, आहूत कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो राज्यसभा द्वारा सत्र बुलाने की नियत की गई तिथि है वो सभी सदस्यों को बता देगा और इसके साथ गजट में प्रकाशित कर लेगा। गजट मतलब राजपत्र। गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर लेगा और कह देगा कि भाई इस तारीख को बुलाया गया है विधानसभा सत्र, और यह बात आपको। हाँ, एक यहां ध्यान रखना जरूरी होता है कि यह सूचना सत्र बुलाने से, जिस दिन सत्र बुलाया जा रहा है उससे आमंत्रण जो है, यह आमंत्रण जो है ये 21 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। 21 दिन पूर्व सूचना दे देनी चाहिए, तब बैठेंगे, नहीं तो कैसे बैठेंगे मुझे बताइए। 21 दिन पहले सूचना देनी होती है। कौन सूचना देगा? प्रमुख सचिव। कौन देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जहां भी मैं पीएस लिखूं आपको इसका मतलब समझना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव। प्रिंसिपल सेक्रेटरी में जानबूझ कर शब्द यूज कर रहा हूं, कई शब्द मैं यूज करूंगा भी जानबूझकर, इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको इस बात का पता रहे। टेक्निकल शब्दावली ऐसा ही है, रीट है वगैरह, इसमें पूछ लेते हैं और तकनीकी शब्दावली पढ़ाते हैं। मैंने देखा है ये लोग जो है हिंदी वाले ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं उनको कई बार कहता हूं भाई ये काम हमारा है, ये प्रशासनिक शब्दावली हम प्रशासन से पढ़ाने वाले लोग हैं, हम यूज करते हैं। और यदि आप क्लास में इन शब्दों को यूज कर सीख जाओगे, सेशन को, सत्र को आहूत करना, प्रोरोगेशन जो है ये विद्यार्थियों ऐसे होता है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो काम आप। सत्रावसान प्रोरोगेशन होता है, सत्र आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना, जिसको आमंत्रित करना, इनवाइट करना, ये काम है वो ही है। सत्र अवसान भी यही करता है, इसी आर्टिकल में सत्र अवसान है जो राज्यपाल करता है। मगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रूल 3 की, सत्र सभा के आहूत करने की या सत्र को बुलाने की। कैसे बुलाया जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये शर्त कहां लागू नहीं होगी? ये 21 दिन वाली शर्त विद्यार्थियों उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब मान लीजिए अल्प सूचना की शर्त लागू है। तुरंत बुलाया है, बुलाया जा सकता है, तुरंत भी बुलाया जा सकता है कि जरूरी है इसमें बुलाया जाए, विशेष सत्र बुला लिया गया है तो फिर यह शर्त लागू। अल्प सूचना सत्र पर यह 21 दिन की शर्त लागू नहीं होती। कितने सत्र होते हैं? अब मैं सत्र की बात दूसरा, हमारे यहां पर विद्यार्थियों 3 सत्र होते हैं। क्लियर? वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। एक कैलेंडर वर्ष के अंदर 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? 3 सत्र। सबसे पहले बजट सत्र, फिर होता है मानसून सत्र और फिर होता है शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र। तो 6 महीने वाला अंतराल ज्यादा हमारे यहां पड़ता नहीं है, इसलिए पहला सत्र कहलाता है बजट सत्र, दूसरा कहलाता है मानसून सत्र
और तीसरा कहलाता है शीतकालीन सत्र। ये 3 बुलाते हैं। हाँ, एक बात यहां जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रूल की बात, ये तो इंडिया में ही ऐसे होता है, सब आपको पता है, सब जगह ऐसा। यहां एक बात ध्यान रखना होता है कि जो पूरे साल में इन सब तीनों सत्रों की जो बैठक है, अब एक मैं आपको गड़बड़ बताऊं या मिस्टेक आपके दिमाग में आ रही होगी कि आप ये क्यों कह रहे हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ये सत्र बुलाया और 15-20 दिन में पूरा कर दिया, ये भी 10 दिन में कर दिया, ये 5 दिन में कर दिया ना। हमारे यहां यह है कि इन तीनों सत्रों के अंदर कम से कम एक साल में कम से कम 60 बैठक का होना बहुत जरूरी है। 60 से कम बैठक में सत्र नहीं होंगे। क्लियर बात? एक सत्र नहीं, तीनों सत्रों में, तीनों सत्र, कुल सत्रों की बैठक जो है 60 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्किंग डे 60 दिन से कम नहीं हो सकते। एक सत्र का नहीं, तीनों का मतलब कम नहीं हो सकते। भले करो 120 दिन चलाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर 60 से कम नहीं होना चाहिए। यूं नहीं केवल फॉर्मेलिटी करके छोड़ दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है। दूसरा, इसमें जब लोग आएंगे, बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? सदस्यों का बैठने के लिए स्थान निर्धारित होता है। जिस सीट को अलॉट किया गया है उस सीट पर बैठेंगे। मिनिस्टर बैठेंगे एक तरफ, आगे सबसे सीट पे मिनिस्टर बैठेंगे सत्ता पक्ष की तरफ, विपक्ष में विपक्ष का नेता आगे बैठेगा दूसरी तरफ। एक तरफ नंबर कम है, एक तरफ ज्यादा है। दूसरा, आपको ध्यान रखना होगा, जो सीट अलॉट की गई है उसी सीट पर ही उसे बैठना होगा, दूसरी सीट पर वो नहीं बैठ सकता। यदि बैठता है, कई सदस्य होते हैं बैठते हैं, तो विद्यार्थियों ऐसा यदि नहीं करता है तो अनुच्छेद 193 के अंतर्गत जो शास्ति है, जुर्माना है, उसे भरना पड़ेगा। और वो मैं बता दूं, 500 रुपए संविधान में लिखा हुआ है। और इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, विनिश्चय अपने आप लास्ट होगा। उसने जो कह दिया फिर कह दिया। ये हमारा रूल है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि सदस्यों की बैठने के लिए जो निर्धारित स्थान है वहीं पर बैठेंगे, और यदि कोई निर्धारित स्थान पर नहीं बैठता है तो अनुच्छेद 193 के अंतर्गत जो शास्ति है उसको लिया जाएगा। और वो शास्ति विद्यार्थियों ऐसे भुगती ली जाती है जैसे आपने कहीं से कोई लोन लिया है और वापस कैसे लिया जाता है, वैसे सरकारी बाकी कैसे लिया जाता है वैसे लिया जाता है। ये बहुत जरूरी चीज है। इन सदस्यों का जब पहला सत्र होता है तब शपथ होती है, और ये शपथ है या प्रतिज्ञान है, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करने का, बैठक व्यवस्था करने का काम है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है। कि कहां पर निर्धारित जगह तय हो गई, राज्यपाल ने बता दिया यहां बैठे, और वहां पर विधानसभा सदस्य जब शपथ लेंगे तो वो ऐसे विधानसभा के अंदर ही होती है, आपको पता है, क्लियर बात है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, ऊपर जो शब्द लिखा है मैंने स्थान समय तिथि जो वो बताएगा राज्यपाल। अब वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुर्सियां लगाना वगैरह, सेटमेंट करना वगैरह, वो सब प्रोटोकॉल वगैरह सेट करना, कौन बैठेगा, कौन मंच पे बैठेगा, कैसे बैठेगा, ये सब तय करने का काम उसका है। कौन शपथ दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएगा सदस्यों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। जो नियुक्त किया गया व्यक्ति है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया, कौन? जिसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। अभी जो हमारी विधानसभा थी 16वीं, इसमें कालीचरण सराफ साहब से आपको पता हो, ये लिखा हुआ है सेक्शन 88 के ये प्रावधान के अधीन है। आपको अच्छी तरीके से पता हो तो पहले लोक विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विद्यार्थियों, उसका कार्यकाल होता है विधानसभा की प्रथम बैठक तक। ये लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष कब तक रहेंगे? 17वीं विधानसभा के गठन से ठीक पूर्व तक।
गठन कितने बजे होगा? 11 बजे। तो 11 बजे यानी 10:59 तक ये विधानसभा अध्यक्ष बने रहेंगे। 60 होते ही विधानसभा अध्यक्ष ये रहेंगे नहीं, यानी 11 बजते ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो उस समय जब नई विधानसभा की पहली बैठक होगी, उसके अंदर सदस्यों की शपथ होगी। वो शपथ कौन दिलाएगा? वो शपथ दिलाएगा या तो राज्यपाल खुद या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ये नियुक्त व्यक्ति का मतलब है प्रोटेम स्पीकर। इसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं जनरली। वो शपथ दिलाएगा, सभी शपथ ले लेंगे। शपथ लेने के बाद में इसकी एक नामावली लिखी होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास एक नामावली रजिस्टर होगा, नामावली रजिस्टर है। उस रजिस्टर पर सभी लोग जाएंगे बारी बारी से। शपथ ली, शपथ लेने से बाद बैठेंगे नहीं, बैठने से पूर्व, अपनी सीट पर जाने से पूर्व उस नामावली के अंदर साइन करेंगे और प्रमुख सचिव के समक्ष करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद सीट पर बैठेंगे। ये उनका बात है। इससे पहले सीट पर बैठे तो शास्ति के भागी होंगे, वो जुर्माने के भागी होंगे। और वो जुर्माना मैंने कहा 193 के तहत क्लियर है, इतना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल चीज है, बड़ी साधारण बात है। ये कोई बातें ऐसा नहीं है कि अलग से बढ़ाई जाए या कुछ है। इसमें क्या है, सीधी सी बात है। सदस्य बैठने का समय निर्धारित जो स्थान निर्धारित अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, सीनियरिटी से होता है, बेशक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो परामर्शदात्री जो समिति होती है उसमें परामर्श आपको पता सदन के नेता का लेते हैं, तो वो उसके हिसाब से काम करते हैं। और शपथ जो है वो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहता है, उनको शपथ सभी को दिला देता है। शपथ देने के बाद जब भी आएंगे, उसके बाद जब कोई सदस्य आएगा तो ये शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलवाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर सदस्य जो आएगा वो अध्यक्ष उसको शपथ दिलाता रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ शपथ दिलाने का। आपसे जनरल सवाल पूछे कि शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या लिखा हो सकता है प्रोटेम स्पीकर। ये नियुक्त होता है, अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता, स्पीकर नियुक्त नहीं होता, स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती। स्पीकर सूझ होता है, चयन होता है, और चयन करती है विधानसभा के जो निर्वाचित तात्कालिक सदस्य है, जो उस बैठक में उपस्थित है, वो सदस्य उसके सूझ करते हैं कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। अब सवाल है कि साहब कैसे सूझ होगा, तो ये बहुत जरूरी है। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, और एक उपाध्यक्ष। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई है, पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बात पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि साहब इसमें कैसे स्पीकर बनता है, क्या होता है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। जो सदस्य है वो सदस्य अपने में से सूझ करेंगे। ये आर्टिकल 178 कहता है। ये क्या करेंगे, एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में। देखो बेटा, यह इंग्लिश शब्द यूज क्यों किया आपने, क्योंकि मैंने इसलिए ये सोच रहा हूं कि स्टूडेंट ये सोच के नहीं बैठ जाए कि साहब आपने तो कहा था नियुक्त करता है, शपथ लेता है। कोई शपथ नहीं लेता अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेता, वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। वो सूझ होता है, चयन होता है, चयन। इसके लिए जो शब्द होगा लिख क्या लेगा, हिंदी में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इंग्लिश में यही लिखेंगे, और इंग्लिश ही वैलिड होती है। ये स्टूडेंट को ध्यान रखने वाली बात है, बहुत जरूरी बात। इनका रिक्त कब होगा, ये कब सदस्य नहीं रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात पहले समझ ले, यह आर्टिकल 178 है। कब सदस्य नहीं रहेंगे, ये दोनों सदस्य ये कब नहीं रहेंगे, या स्थान रिक्त लिख देता हूं, स्थान रिक्त। ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 179 में, ये लिखा हुआ। पद रिक्त या पद त्याग या हटाया जाना। पहले पद रिक्त की बात करूं
जब सदस्य नहीं रहेगा, जब सदस्य नहीं रहे तो ये क्लियर बात है, ये नहीं रहेगा। तब अध्यक्ष ही नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा। दूसरा, रिक्त हो जाएगा जब त्याग पत्र दे दे। कौन किसको त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। ये कहां लिखे हुए हैं? रूल में है या संविधान? संविधान में है या कानून नहीं है, ये सीधा संविधान के अनुसार नियम है, बीच में कानून है ही नहीं यहां। तो ये अध्यक्ष इसको और ये इसको, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करके त्याग पत्र देगा। संबोधित करके, शब्द देखिए, होना जरूरी नहीं है। कई बार मुझे कहते हैं साहब अध्यक्ष है ही नहीं, उपाध्यक्ष, अब किसको देंगे? अरे भाई, संबोधित करते हुए देंगे। लिखेगा उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लिखेगा। उपाध्यक्ष है कि नहीं है उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात है ही नहीं। यहां कब लिखा हुआ है कि अध्यक्ष होना, उपाध्यक्ष होना चाहिए? संबोधित करेगा। मैं तो कहता हूं, आप स्कूल से जब कोई टीचर है मान लीजिए और वो छुट्टी लेकर जाता है तो आप एप्लीकेशन किसको लिखते हैं? प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को? हेडमास्टर नहीं है तो किसको लिखते हैं? पीटीआई को? नहीं, लिखते तो हेडमास्टर को ही है ना। संबोधित तो भले ही हेडमास्टर की सीट खाली है, पोस्टिंग नहीं है, मगर हेडमास्टर क्यों ही संबोधित करते हुए लिखते हो ना, तो ये उसको संबोधित होता है। ध्यान रखिए, ये पढ़ाने वाले लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते कि त्याग पत्र संबोधित बोल के कह दे तो बच्चे को समझ में आ जाता है, जनरल स्टूडेंट को बड़ा समझ में आ जाता है। और मिस्टेक लास्ट से वायरस चलते आते हैं और अंत तक वायरस चलते रहते हैं। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देता है? फिर कहते हैं ये नहीं हो तो क्या करेगा, ये नहीं है तो क्या करेगा। अरे होने की बात ही नहीं है, बात यह है कि संबोधित करते हुए देगा। ये ऐसे सवाल ही खड़े नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। अगला, तीसरा, कब सदस्य ये स्थान इनका रिक्त होगा? हटा दिया जाए। हटा दिए के लिए शब्द यूज हुआ है, ये रिमूव है। अब रिमूव का मतलब रिमूव है, क्लियर बात है। जो शब्द है उस शब्द का ध्यान रखिए। रिमूव करना मतलब हटाना। हटा दिया जाए किसको? अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को। कौन हटाएगा? दोनों की एक ही प्रक्रिया है हटाने की। मैं आपको सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात अपन पढ़ लें, फिर अपन बात नियमों की करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कौन हटाएगा? सदस्य। कौन से सदस्य? विधानसभा के। सब नहीं, तात्कालिक सदस्य। तात्कालिक कितने? समस्त। तात्कालिक समस्त सदस्य। आप कहेंगे साहब इसका मतलब क्या हुआ? तात्कालीन का मतलब यह हुआ कि विद्यार्थियों जो उस समय विधानसभा में है, स्थान रिक्त है, वो नहीं। उपस्थित नहीं कह रहा हूं मैंने विधानसभा में उपस्थित की बात नहीं की है। मैंने कहा जैसे मान लीजिए एक सीट खाली हो गई, अयोग्य हो गया, 199 है, तो 199 सदस्य। कैसे? बहुमत से। कैसे हटाएंगे? बहुमत से। किस तरीका क्या होगा? संकल्प पारित करके, रिजोल्यूशन लाया जाएगा, संकल्प द्वारा रिजोल्यूशन लाया जाएगा। अब आपको मैं बात बताऊं, पहले क्या हुआ? प्रसंकल्प लाया जाएगा। संकल्प जो लाया गया, एक बात ध्यान रखने वाली बात, मैं यह बड़ा सिंपल बात बताना चाहता हूं, रूल है ये। संकल्प जो लाएगा यानी प्रस्तावित करेगा, जो अनुमोदन करेगा, वो दोनों एक नहीं, अलग अलग होंगे। जिसके विरुद्ध लाया गया, जो लाया और जिसने उसका समर्थन किया। संकल्प लाने के बाद इसको पारित, ये बहुमत से पारित तब होगा जब 14 दिन बीत गए हो। संकल्प लाने से 14 दिन पूर्व सूचना, संकल्प लाने से नहीं, पारित होने से। संकल्प तो लाएंगे तब पता चलेगा,
संकल्प पारित तब किया जाएगा जब 14 दिन बीत गए हो। यानी प्रथम जो अधिवेशन है उसमें ध्यान रखना, वो अधिवेशन जो है विधानसभा का, उसमें पहले दिन संकल्प लाया गया और लाने के बाद 14 दिन बीत गए हो तब सदन में रखा जाएगा। यदि सदन में उस समय के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत ने पारित कर दिया तो विद्यार्थियों अध्यक्ष साहब अट जाएंगे। उपाध्यक्ष को भी हटाने का यही तरीका है, अध्यक्ष को हटाने का भी यही तरीका है। ये 179 में है। 179 उनका ये है क, ये है क, ये है ख, ये है ग। 179 ग सी है। आपको इतना डीपली देखने की जरूरत नहीं है, मगर जो कॉलेज लेक्चर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और लेक्चर बढ़ना चाहते हैं, उनको तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। यानी विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सूज होगा, खाली स्थान कब होगा। एक बात और, ये मैं थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसलिए कर रहा हूं कि कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो रूल बाद में समझ में आने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि रूल उसी हिसाब से ही बने हुए। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। एक और एक आर्टिकल है 180, 179 के बाद 180। ये मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, इसके 2 क्लॉज है, मगर क्लॉज जो 1 है, इसका क्लॉज 1 एंड इसका क्लॉज 2, इसको 2 को ऐसे नहीं लिखते हैं विद्यार्थी, 2 को ऐसे लिखते हैं क्लॉज 2। सब क्लॉज होते हैं तब ऐसे रोमन में लिखे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखते। अध्यक्ष का स्थान रिक्त है। रिक्त का मतलब होता है वैकेंट। या रिक्त, किसका रिक्त है? स्पीकर का स्थान रिक्त है तो अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। डेप्यूटी स्पीकर करेगा। ये जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं ताकि मैं सोच रहा हूं कि जो थानेदार की तैयारी भी कर रहे हैं उनके कुछ शब्द यूज हो जाएंगे, कुछ चीजें स्थान जो है वो काम आ जाएगा, नाम वगैरह। ये शब्दावली भी जब पढ़ते समय अपन ध्यान रखें तो अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। यदि ये स्थान अध्यक्ष का स्थान रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता का काम करेगा, अध्यक्ष का काम करेगा, वैकेंट है सीट तो। यदि मान लीजिए उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है, यदि मैं लिख देता हूं, यदि डेप्यूटी स्पीकर का पद भी रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्षता करता है। ये बातें मैंने ऐसे क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, मगर ये रूल पढ़ाने से पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि रूल कैसे काम करते हैं। इसलिए तो राज्यपाल ने जिसे नियुक्त किया है वो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। ये बात यहां है, ये वैकेंट की बात है। दूसरा क्या है? एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित। कौन? यदि स्पीकर अनुपस्थित है, देखो शब्द ध्यान रखिए बेटा, यहां इंपॉर्टेंट बात है वो शब्द का है, खेल सब शब्द का चलता है। यदि शब्द का ध्यान नहीं रहा तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, सब पूरा गेम खत्म हो जाएगा। यदि स्पीकर एब्सेंस है तो डेप्यूटी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है। यदि दोनों ही एब्सेंस है, दोनों एब्सेंस है तो कौन करेगा?
तो जो विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित है, विधानसभा, अब आपको समझ में आएगा, विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा जो अवधारित है, तय किया गया है, वो करेगा। विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित किया गया व्यक्ति भी एब्सेंस है। एब्सेंस बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि विद्यार्थी यही मिस्टेक करेगा, जहां मिस्टेक करेगा वहीं मिस्टेक करेगा। तब कौन करेगा? तो जिसे विधानसभा द्वारा जो सदस्य विधानसभा के अंदर उस समय उपस्थित है, वो विधानसभा द्वारा अवधारित हो, वो अध्यक्षता करेगा। दोबारा समझाऊं, ये किससे रिलेटेड है? वैकेंट हो जाए तो, खाली है, स्थान अध्यक्ष का रिक्त है तो ये, और दोनों का रिक्त है तो फिर ये करेगा, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। स्थान रिक्त कब होगा? ये स्थान रिक्त कब होगा स्पीकर का? बात कर दी। कार्यकाल कब होता है? अध्यक्ष कब तक पद पर रहता है? ये आर्टिकल 179 में है, अध्यक्ष कब तक रहता है? नई विधानसभा के गठन से ठीक पूर्व तक ये कार्यकाल है। आपसे कभी पूछे कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष मत लिख देना, 5 वर्ष विधानसभा का कार्यकाल है, वो रहता है नई विधानसभा के गठन से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। और ठीक पहले तक रहेगा, यदि मान लो ये नहीं रहा, पहले हट गया, तो डेप्यूटी स्पीकर कर लेगा, वो भी उतना ही रहेगा। मान लीजिए ये भी दोनों नहीं है, तो क्लियर बात है, आपको पता पूर्व दोनों ही नहीं है, ठीक पूर्व दोनों ही नहीं है, क्योंकि इनका तो ठीक पूर्व हो जाएगा कार्यकाल पूरा। तो ठीक जो उस समय जो अध्यक्षता करेगा वो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति करेगा, जिसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर करेगा। यहां अनुपस्थित है तो अध्यक्ष अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष और अनुपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है, तो विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित। उल्टा मत कर लेना, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष, और दोनों अनुपस्थित है तो ये, और ये भी अनुपस्थित है तो ये। अब आप प्रक्रिया नियमों में आए। जनरली मैं बता दूं, राजस्थान में प्रक्रिया नियमों के अंदर विद्यार्थियों 4 सभापति चुने जाते हैं, 4। यहां विधानसभा प्रक्रिया नियमों में 4 की एक टेबल है, चेयरपर्सन की, चेयरमैन बोलते हैं जिसको, चेयरमैन है ये एक प्रकार से। यहां सभापति शब्द यूज है, सभापतियों का जो है उसमें से जो उपस्थित है सीनियर वो करेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। मान लो ये भी अनुपस्थित है, चारों ही, ये भी अनुपस्थित, दोनों ये चारों ही अनुपस्थित, तो फिर विधानसभा का द्वारा अवधारित। ये 4 यहां नहीं लिखा हुआ है, प्रक्रिया नियमों में लिखा हुआ है। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? प्रक्रिया नियम पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रक्रिया नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रक्रिया नियम आपने पढ़ लिए तो आपका लगभग काम पूरा हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी। हाँ, एक शर्त है आर्टिकल 81 के अंदर, 181 में कि यदि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन है, तब वो पीठासीन नहीं होगा, वो साधारण सदस्य की तरह जरूर रहेगा, वो बोलने का अधिकार होगा, उसे वोट भी देगा, मगर वो कभी निर्णायक वोट नहीं देगा। जिसको हटाने का विचार, अध्यक्ष के हटाने का यदि संकल्प विचाराधीन है, उस समय वो पीठासीन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है। रिमूवल करने का, रिमूवल या रिमूवल जिसको बोलते हैं, वो करने का जो संकल्प, रिजोल्यूशन यदि आया हुआ है तो फिर ऐसा किया जाता है। अब हम प्रक्रिया नियमों की थोड़ी सी बात करें ताकि ये समझ में आए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार की बात करता है। प्रक्रिया नियम क्या कहते हैं? प्रक्रिया नियम की बात करें। वापस जाऊं थोड़ा सा बैक में जाकर। अब प्रक्रिया नियम,
अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, एक बात बता दो। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो टाइम तय करने का राइट है, तिथि तय करने का अधिकार है विद्यार्थियों, वो अधिकार है राज्यपाल के पास। राज्यपाल एक तिथि तय करेगा कि इस तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये रूल नंबर 7 कहता है। इसकी सूचना प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब सदस्यों को दे देगा कि भाई इस तिथि को अध्यक्ष का चुनाव नहीं, सूज किया जाएगा, चयन किया जाएगा। देखो मैंने गड़बड़ मैंने कर दी, बोलते हुए मेरे से गड़बड़ हो गई, आपसे होगी। चयन किया जाएगा, उस चयन की सूचना दे देगा। निश्चित तिथि के दिन, जो तिथि है उससे एक दिन पहले, डेट पहले तय हो जाएगी कि 12 अगस्त को यह होगा, तो 11 अगस्त को निश्चित तिथि से पूर्व दिन मध्याह्न पूर्व का मतलब होता है 1 बजे से पहले, प्रश्नकाल के बाद का समय। मध्याह्न पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी को संबोधित करते हुए उसे सूचना देगा लिखित सदस्य, कोई अन्य सदस्य सूचना, जो अध्यक्ष बन रहा है वो नहीं, जो अध्यक्ष बन रहा है वो सूचना नहीं देगा, अन्य सदस्य क्या करेगा, इसके लिए लिखित रूप में सूचना देगा कि हम इसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अन्य सदस्य की खुद का नहीं, यानी मैं बनना चाहता हूं, यह सूचना नहीं दे सकता। मैं कहता हूं कि इन्हें अध्यक्ष चुना जाए, इसका अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुना जाए, सूच किया जाए, इसकी सूचना देगा। इस सूचना, यह कहलाता प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को अन्य सदस्य, यह रूल है, अन्य सदस्य अनुमोदन करे। एक तीसरा अनुमोदन, यह कौन सा सदस्य अनुमोदन करने वाला, तीसरा सदस्य है। कैसे, एक का प्रस्ताव रखा, मेरा प्रस्ताव रखा, तो मैं मेरा प्रस्ताव नहीं रख सकता, जिसने प्रस्ताव रखा वो अनुमोदन नहीं करेगा, और जिसने अनुमोदन किया वो प्रस्ताव नहीं करेगा, और जिसने नाम अध्यक्ष का जिसने प्रस्तावित किया किसी का और किसी ने अनुमोदन किया, वो सदस्य किसी तीसरे का, किसी और का नाम और प्रस्तावित नहीं कर सकता, और का समर्थन नहीं कर सकता, अनुमोदन नहीं करेगा, ना तो अनुमोदन करेगा ना प्रस्ताव करेगा। यानी एक सदस्य किसी अन्य का प्रस्ताव रखेगा और अन्य सदस्य उसका अनुमोदन करेगा। अनुमोदन करने वाला तीसरा सदस्य है। जिसका नाम अध्यक्ष के रूप में दे रहा है उसकी अनुमति, सहमति होना बहुत जरूरी है। यदि सहमति नहीं है तो नहीं होगा। यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। यानी कोई भी सदस्य ना तो अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है, कोई भी सदस्य किसी अन्य का प्रस्तावक नहीं हो सकता, कोई भी सदस्य एक का ही अनुमोदक होगा, किसी दो का नहीं हो सकता। यानी कोई भी सदस्य अपना नाम न प्रस्तावित कर सकता है, न अपना प्रस्तावक हो सकता है, और न अपना अनुमोदक हो सकता है। वाक्य कैसे बना? कोई भी सदस्य न अपना प्रस्तावक हो सकता है, न अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है, न अपना अनुमोदक हो सकता है। यानी अनुमोदन करने वाला अलग, प्रस्तावक अलग, और नाम किसी अलग का होना चाहिए। यह रूल है, ये फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखो, अध्यक्ष का प्रस्ताव आ गया, अनुमोदन हो गया। मैंने कहा 3 लोग, जिसका नाम सजेस्ट करता है, जो अनुमोदन प्रस्तावित करता है वो अनुमोदन नहीं करेगा, और अनुमोदन करने वाला जो है वो अनुमोदन करेगा, प्रस्ताव नहीं करेगा। एक व्यक्ति एक का ही प्रस्ताव करेगा, एक का ही अनुमोदन करेगा, अलग अलग अनुमोदन करता अलग है, 3 लोग। अब ये रखा गया प्रस्ताव अब विधानसभा के जिस तिथि, ये पहले दिन की बात है, दूसरे दिन विधानसभा में रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसे स्वीकृत किया जाए। प्रस्ताव में नाम बोलेगा अध्यक्ष, प्रस्ताव रखा, जो प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हो गया उस प्रस्ताव
जिसका प्रस्ताव रखा गया वो अध्यक्ष बन जाएगा। ये सेक्शन 7 कहता है, ये जो है अध्यक्ष का निर्वाचन जो है ये सेक्शन 7 कहता है। और ऐसी ही बात सेक्शन 8 में है जो उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, क्या हुए? सूझ हुए। किसने किया? सदन ने किया। प्रस्ताव कौन रखेगा? इट्स क्लियर, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि जब अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी यदि अनुपस्थित है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है तो क्या होगा? तो इसमें यह होगा विद्यार्थियों, मेरी बात सुनिए, यदि मान लीजिए ये एब्सेंस है, दोनों अनुपस्थित है, तो विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा जो अवधारित किया जाएगा वो। अब विधानसभा प्रक्रिया नियम में यह है, सेक्शन 9 ये कहता है, जिसमें पैनल ऑफ चेयरमैन है। ये विधानसभा प्रक्रिया नियमों में। आप कहेंगे साहब यहाँ स्पीकर क्यों नहीं लिख रहे हो? इसको स्पीकर नहीं कहते, इसे कहते हैं सभापति तालिका। और इस सभापति तालिका के अंदर कितने होंगे? 4 होंगे। अधिक से अधिक 4 सभापतियों की तालिका मनोनीत करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष। ये पैनल कौन मनोनीत करेगा? ये अध्यक्ष मनोनीत करेगा। ये प्रक्रिया नियमों में प्रावधान है। और जिन 4 का नाम मनोनयन किया गया, अब ये दोनों अनुपस्थित है तो फिर पैनल का वरिष्ठ सदस्य, फिर तीसरे नंबर, चौथे नंबर, और 4 ही अनुपस्थित है तो विद्यार्थियों मैंने आपसे कह दिया कि विधानसभा द्वारा जो अवधारित किया जाएगा वो विधानसभा की अध्यक्षता उस तारीख को करेगा। ये बात अपने आप में एकदम क्लियर है। इसमें नॉमिनेटेड, ये जो है ना, ये पैनल जो है ये क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये नॉमिनेटेड होता है। कौन नॉमिनेटेड करता है? मनोनीत कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है पैनल के सदस्यों का। चुनाव हो गया, स्थगन रखा जाएगा, अध्यक्ष स्थगन, और स्थगन के बाद में ये कार्रवाई पूरी हो गई, इट्स ओके। ध्यान रखना है, पीठासीन कोई भी हो, अध्यक्ष की सीट पर जो भी बैठेगा उसको वो पूरी शक्ति होगी जो अध्यक्ष को शक्ति होती है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अध्यक्ष कभी भी स्थगन कौन करता है? सदन का अध्यक्ष। और स्थगन के बाद यदि बुलाना है, वापस कभी भी बुलाना है, तो भी अध्यक्ष ही विधानसभा को बुलाता है। अब एक आर्टिकल देखो, अध्यक्ष की बात हो गई। अब जनरल एक बात और करता हूं, राज्यपाल का अभिभाषण। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, और फिर प्रक्रिया नियम। ये दोनों साथ में पढ़ना। मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताऊं, इनमें यदि आप गैप कर लिया, इसको साथ में ध्यान नहीं रखा, तो आपका काम रिजल्ट सही नहीं दे पाओगे। इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। प्रक्रिया नियम पढ़ा रहा हूं मैं, मगर प्रक्रिया नियमों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, तब ठीक रिजल्ट दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। अभिभाषण कितने प्रकार के होते हैं संविधान में? 2। एक विशेष अभिभाषण और एक अभिभाषण। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई मैं कहने से ये बात नहीं है। विशेष अभिभाषण की जो बात है वो आर्टिकल 176 में है और ये 177 में। ये बड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आर्टिकल मैं बता रहा हूं इसलिए ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी सिंपल चीज है, अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या है?
विशेष अभिभाषण का मतलब है नई विधानसभा की पहली बैठक, नई विधानसभा की प्रथम बैठक या वर्ष की प्रथम बैठक, वर्ष की प्रथम बैठक में जो राज्यपाल अभिभाषण देता है वो विशेष अभिभाषण कहलाता है। यानी जनरल इलेक्शन के बाद प्रथम सत्र में जो राज्यपाल द्वारा अभिभाषण दिया जाता है उसको विशेष अभिभाषण। इसमें वो आह्वान का कारण भी बताएगा कि आह्वान क्यों किया गया, बुलाया क्यों गया। आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, अभिभाषण क्या है? अभिभाषण का मतलब है सरकार की नीतियां, जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो उसे तैयार करती है। इसमें इस बात का जिक्र होता है कि सरकार क्या करने वाली है और उसे अभिभाषण कहते हैं। अभिभाषण के लिए राज्यपाल उत्तरदायी नहीं है, बल्कि और राष्ट्रपति भी नहीं है। राष्ट्रपति के मामले में यहां ये सरकार की नीतियां हैं। जब अभिभाषण पर विचार विमर्श होता है तब कहीं पर भी विद्यार्थियों ये बात आप जिक्र नहीं करोगे कि भाई ये राज्यपाल साहब ने कहा है, ये राष्ट्रपति महोदय ने कहा है, ऐसी बात का आप जिक्र नहीं करोगे। ये सरकार की नीतियां हैं, सरकार जो चाहती थी, सरकार जो करने वाली। और दूसरा, अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण होता है, भाषण होता है, उसे राज्यपाल पढ़ता है, हूबहू पढ़ता, हूबहू, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। और होता है तो वो संवैधानिक ड्यूटी से अपने आप के हट रहा है। अब एक बात, प्रक्रिया नियम क्या कहते हैं? प्रक्रिया नियम ये कहते हैं, एक मिनट में देख लेता हूं, 176 और 77 सही है ना? ऐसा नहीं हो, सॉरी, ओहो 175, ये गड़बड़ होगी बेटा ना, 175 और 176 सॉरी है ना, ये थोड़ा चेंज कर लेना। मेरे दिमाग में आया 77 में तो जो है वो दोनों सदनों में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार है, तो ये 175 में है, ये विशेष अभिभाषण 176 में है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं हो बोलते बोलते दिमाग से निकल जाए और काम गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम प्रक्रिया नियमों की बात करें। प्रक्रिया नियम यह कहता है कि जब अभिभाषण हो जाएगा, अभिभाषण के बाद में धन्यवाद प्रस्ताव होगा। सेक्शन 14 ये क्लियर करता है। उसके बाद क्या होगा? धन्यवाद प्रस्ताव। किस पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है? राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, वोट ऑफ थैंक्स बोलते हैं जिसको। अभिभाषण में यह होता है विद्यार्थियों की जो अध्यक्ष द्वारा अभिभाषण की जो प्रति है, वो प्रति सदन में रखे जाने के पश्चात यथाशीघ्र मुख्यमंत्री द्वारा, इसका प्रस्ताव कौन रखेगा? मुख्यमंत्री द्वारा चयनित कोई सदस्य, मंत्री नहीं है यहां देखो, कोई सदस्य, मंत्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंत्री भी हो, कोई भी सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त करने के लिए खड़ा होगा। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री ने तय किया है वो खड़ा होगा और ये कहेगा कि सदन में एकत्रित जो राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। उसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी जाएगी और काम खत्म। अब धन्यवाद के प्रस्ताव का जो अनुमोदन है
वो एक इसका ये प्रस्ताव रखा, फिर प्रस्ताव का अनुमोदन दूसरा सदस्य रखेगा, ये दूसरा सदस्य। और दूसरा सदस्य कौन होगा मैं आपको बता दूं, दूसरा सदस्य वो होगा जो मुख्यमंत्री चयनित करे, जिसे मुख्यमंत्री कहे कि ये अनुमोदन करेगा, वो उसका अनुमोदन कर देगा, ये काम कर। ऐसे प्रस्तावक और अनुमोदक के उस पर साइन हो जाएंगे उस प्रति पर, और वो प्रति किसको भेज दी जाएगी, जोगाराम पटेल को भेज दी जाएगी, अर्थात संसदीय कार्य विभाग के जरिए, मंत्री के जरिए कहां चली जाएगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी जाएगी, और ये राज्यपाल का अभिभाषण हो गया। इसमें यदि कोई संशोधन है, जैसा अध्यक्ष चाहे उचित समझे तो संशोधन, नहीं तो कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। चर्चा के दौरान एक बात का ध्यान रखना होता है विद्यार्थियों, कि राज्यपाल का नाम नहीं लिया जाता, राज्यपाल की आलोचना नहीं होती, सरकार की नीतियां होती है, सरकार की बात होगी, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। और इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, इस पर कितने अभिभाषण पर डिस्कस होगा, इसकी सिफारिश जैसी कार्य सलाहकार समिति, जिसका अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसकी सिफारिश पर जितना समय निर्धारित किया गया है उतने समय तक इस पर डिस्कस होगा। और ये जो समय का निर्धारण करता है, आवंटन करता है, ये विद्यार्थियों सदन के नेता से परामर्श करने के बाद में कार्य सलाहकार समिति ये तय करती है कि अभिभाषण पर कितनी विचार विमर्श होना चाहिए, कितनी बात होनी चाहिए, उस पर बात हो जाती है। चर्चा के नियत दिन विधेयकों को पुरस्तापित करने का कोई प्रस्ताव लाना है तो भले ही लाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्य कार्य भी करने हैं तो किए जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बहुत मैं स्पेशल बताना चाहता हूं कि इस अभिभाषण पर जो विचार विमर्श है वो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा चर्चा रोक दी जाती है, स्थगित किया जाता है विचार विमर्श, और उसके द्वारा उस पर विचार विमर्श पर चर्चा रोक दी जाती है। और सरकार को इस मामले में उत्तर देने का भी अधिकार है, या तो उत्तर सीएम देता है धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद, या फिर कोई अन्य मंत्री जो मुख्यमंत्री चाहे वो मंत्री इसकी ओर से इस धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बात कह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि अभिभाषण पर जिस विषय पर चर्चा होगी, कितने समय तक चर्चा होगी, ये समय तय करने का राइट जो होता है वो कार्य सलाहकार समिति के पास होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास होता है। वो जितना समय तय करती है उतना ही समय दिया जाता है। दूसरा 175 के एक में एक बात और है, इसी में अभिभाषण के साथ संदेश भेजना, राज्यपाल संदेश भेज सकता है। संदेश किस बात का भेजता है कि भाई ये कानून जो है ये पास किया जाए, इस पर किसी कानून विधेयक के पास करने के मामले में यदि वो चाहे तो विधानसभा को संदेश भेज सकता है। यदि संदेश विधानसभा में आता है 175(2) में है, ये संदेश कहाँ है 175(2) में है, यदि संदेश भेजता है तो विद्यार्थियों विधानसभा में अध्यक्ष उस संदेश को पढ़कर सुनाएगा, और उसमें वो है, और उस संदेश के संबंध में कोई कार्य करने के लिए यदि मान लीजिए किसी कार्य को रोकना पड़े, उसमें परिवर्तन करना पड़े, तो जिस सीमा तक आवश्यक है उस सीमा तक अध्यक्ष उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस प्रकार से ये कार्रवाई जो है ये चलती है राज्यपाल के अभिभाषण। यहाँ 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि अभिभाषण क्या होता है और विशेष अभिभाषण क्या होता है। दूसरा, अभिभाषण तैयार कौन करता है। अभिभाषण की बात कहाँ है, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176। ये 175 का एक है, ये 175 का, ये 72 कैसे लिख दिया गलती से, आज क्या हो गया है, घंटे पर टाइम हो जाता है, दिमाग कैसे काम करता है। 175(2) के अंदर संदेश भेजना है। अब यहाँ एक बात जो ध्यान रखनी है कि धन्यवाद प्रस्ताव एक व्यक्ति रखेगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसका अनुमोदन करेगा। यहाँ अनुमोदक का और प्रस्तावक का, दोनों का, किसका, धन्यवाद प्रस्ताव के, इस प्रस्ताव को रखने वाले का यानी प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों के ही साइन होंगे। इस पर सदन में कितनी चर्चा होगी ये कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित समय तय किया जाता है, उतने समय तक होती है, और मुख्यमंत्री द्वारा चयनित कोई भी सदस्य इसे धन्यवाद प्रस्ताव दे। यहां एक बात गड़बड़ होती है, वो चयनित सदस्य है, मंत्री नहीं।
मंत्री होना जरूरी नहीं है, मंत्री है तो कोई बात नहीं, सदस्य मंत्री है कोई बात नहीं, मगर कोई भी सदस्य जिसे मुख्यमंत्री कहे वो धन्यवाद का प्रस्ताव रखेगा, कोई अन्य सदस्य उस पर अनुमोदन कर देगा और इसी प्रकार से काम धन्यवाद प्रस्ताव का पूरा हो जाता है। और उसकी कॉपी जो है आपको ध्यान रखना है कि इस पर साइन के बाद में ये संसदीय कार्य विभाग जो है, आपको पता है ना, स्टेट में विभाग कहलाते हैं, सेंट्रल में मंत्रालय कहलाते हैं। जो संसदीय कार्य विभाग है जो प्रेजेंट टाइम में आपको पता जोगाराम जी पटेल के पास है, उसके पास जाएगी कॉपी और वो आगे किसको भेज देंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज देंगे। इट्स ओके, इसको राज्यपाल का अभिभाषण कहते हैं। एक बात यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ में चीज कोई नहीं आती है तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि सर यहां कैसे हुआ, क्योंकि कहीं भी दिमाग के अंदर, मेरी क्लासेस की मैं बहुत बार बात करता हूं स्टूडेंट को और मैं कहता हूं हर विद्यार्थी को कि देखिए क्लास में आप पढ़ रहे हैं और कुछ बात भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मे बी पॉसिबल, संभव है, यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कहिए, मैसेज कर लीजिए, मैं उस बात को अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा कि सर इसमें ये कैसे हुआ। अब यहां एक बात जरूर है कि साहब नियम बता दे जाइए, तो ये क्या है, आपके फिर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा नियम में, क्योंकि ऐसा है कि मुझे भी याद नहीं है, सच ये है कि मैं देखूंगा और मैं देख के लिख दूंगा, कोई बात नहीं, सामने लिख के पन्ने पर लिख के रखूंगा और मैं कह दूंगा कि भाई धन्यवाद प्रस्ताव किस नियम के तहत रखते हैं, इस नियम के तहत धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है, नियम 14 ये है, तो आप नियम 14 पढ़ने से क्या काम आ जाएगा। तो हर जगह नियम को याद करने की जरूरत, हाँ कुछ जगह मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ आपको नियम का ध्यान रखना चाहिए, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट का एक माइंड सेट रहता है कि साहब ये भी लिखा दो, ये भी लिखा दो, ये भी लिखा दो ना। और दूसरा, जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उतना तो आपको कम से कम याद करना ही करना पड़ेगा भाई, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। लिख रहे हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो, दोबारा लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसमें, लिख दीजिए, लिखते ही हैं ना हम सब, लिखते हैं। और हर बात मैं बोल बोल के एक बात को 2-2 3-3 बार बोलता हूं, इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अगली हम कार्यसूची की बात करेंगे, यानी कैसे विधेयक रखे जाते हैं, कैसे पास होते हैं, कैसे विधेयक का है, फिर स्थगन कैसे होता है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे होते हैं, ये बात अपन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।